सबसे पहला सवाल है आपका कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो विल के अमेंडमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जब तक आप कोडिसिल नहीं लगाओगे तब तक आप विल में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो अगर विल में अमेंडमेंट करना है तो आप जो है कोडिसिल आपको लगाना पड़ेगा, सबसे पहले बात। तो यही एसेंशियल होता है कोडिसिल का। दूसरा सवाल है आपका हु इज मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम कौन होता है? जो मुस्लिम धर्म को फॉलो। हाँ 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 हाँ, कर रहा हूँ। ठीक है, तो हु इज मुस्लिम? हु प्रोफेस इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम रिलीजन, वो मुस्लिम हो गया। तीसरा सवाल है व्हाट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जब मरने से पहले अपने प्रॉपर्टी का किस हिसाब से उसको डिस्पोजल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो लिख के जाता है अपने विल में, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अडेम्पशन। अडेम्पशन का मतलब क्या होता है? अडेम्पशन का मतलब होता है कि जो विल में आपने सामान दिया था, विल किया था, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अब बचा नहीं है। मान के चलिए मैंने किसी को विल किया था कि मैं अपना ये घर उसको मतलब विल में दे रहा हूं। जब मैं मर रहा था तो ये विल एग्जीक्यूट होगा ना, ठीक है, मरने के बाद। तो मरने के बाद या मरने से पहले वो प्रॉपर्टी रहा ही नहीं जो मैं उसको दूंगा। ठीक है, तो जो विल में दिया गया प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब जो आपको देने का इंटेंशन था वो नहीं बचा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अडम्पशन। गॉट इट? समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल व्हाट इज इज्मा। इज्मा क्या होता है? तो आप लोगों को बताया था सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में 8 तरीके के सोर्स होते हैं। 4 होता है प्राइमरी, 4 होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में बताया था मैंने कि सबसे पहला कुरान है, दूसरा है सुन्नत, तीसरा है इज्मा, चौथा है कियास। ठीक है, कुरान का मतलब जो भी अल्लाह ने अपने अवतार को भेजा प्रोफेट मोहम्मद को, उन्होंने जो किया, जो लिखा, ठीक है, वो हो गया कुरान। इसके बाद उन्होंने जो बोला, जो उन्होंने बताया सभी को, वो हो गया सुन्नत। ठीक है, कुरान और सुन्नत में आज के जमाने में बहुत सारी ऐसी इशू है जो वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे क्या लगता है? जूरिस्ट के ओपिनियन लगते हैं। जूरिस्ट कौन? इस्लामिक जूरिस्ट। तो इस्लामिक जूरिस्ट जब अपना ओपिनियन देके कुछ डिसीजन लेता है तो उसको बोला जाता है इज्मा। ठीक है, ये एक तरीके से जूरिस्ट के ओपिनियन पर बेस्ड होता है। गॉट इट? ठीक है, और 4 सेकेंडरी सोर्स तो पता ही है आपको, लेजिस्लेशन, इसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, अभी भूल रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु इज एन एग्जीक्यूटर अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक, एग्जीक्यूटर का मतलब कौन होता है? जो एग्जीक्यूट करेगा। मैं विल बना के मर गया, ठीक है, या मैंने विल में लिख दिया कि फलाना आदमी जो है मेरा दोस्त है, वो जो है इस विल को अच्छे से एग्जीक्यूट कर देगा और वो डिवाइड कर देगा कि किसको कितना देना है विल के हिसाब से। तो वो बंदा जो विल को एग्जीक्यूट कराता है उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल क्या है? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है एक सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी, जो कि पारसी लॉ में एसेंशियल है। जैसे हिंदू लॉ में 7 फेरे होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से पारसी लॉ में उनको बोला जाता है आशीर्वाद। ये एक एसेंशियल सेरेमनी है जो कि पारसी मैरिज एक्ट में पारसी लोगों को करना होता है। समझ में आया? थोड़ा दो दबाव, थम्स अप दबाते जाने का तो मुझे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है कि कोई भी महिला अपने पति से शादी के तुरंत बाद डावर मांग सकती है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, तुरंत। तो शादी के इमीडिएटली अगर आपने डावर का डिमांड कर दिया, तो तुरंत ले लिया, तो उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट डावर। समझ में आया? शादी के तुरंत बाद। ठीक है, और फिर डाइवोर्स के बाद जो लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? डेफर्ड डावर। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट इज प्रॉपर डावर। प्रॉपर डावर का मतलब होता है कस्टमरी डावर। मैंने आप लोगों को बताया था डावर के डेफिनेशन, ठीक है, तो उसमें जो मैंने बताया था तीसरा कस्टमरी डावर, वो होता है प्रॉपर डावर। उसका मतलब क्या है कि आपको डावर ऐसा नहीं है कि आपको जो मन में आए दे दो, नहीं, आपको लड़के लड़की का स्टेटस देखना पड़ेगा। अब वो है करोड़पति, आप बोलोगे 1100 रुपए में डावर देता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको सोशल स्टेटस देख के देना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है, माना जाता है कि ये प्रॉपर डावर। और सही बात है। अब हिंदू धर्म में देख लो, उत्तर भारत में जो जितना अमीर वो उतना ज्यादा दहेज लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको सोशल स्टेटस मेंटेन करना होता है। ठीक है,
ये गलत है लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही है प्रॉपर डावर, ये बोलता है कि भाई तुम औकात के हिसाब से दो ना, अपने हिसाब से क्यों दोगे, सोशल स्टेटस उसका जैसा है उस हिसाब से दो, तो इसको प्रॉपर डावर माना जाता है। ठीक है, इसी को कस्टमरी डावर भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद है देखिए अगला सवाल है आपका, नेम द सेक्ट विच डिवाइड मुस्लिम इनटू टू। क्या है, एक है शिया लॉ, एक है सुन्नी लॉ, यही दो भागों में बांटता है ना, दो सेक्ट में। ठीक है, तो एक है शिया लॉ, एक है सुन्नी लॉ। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में डिवीजन क्यों हुआ था, तो सुन्नी लॉ का मानना था कि जो प्रोफेट मोहम्मद मरा है, ठीक है, मरे हैं, उनके ना जो भी रियल सक्सेसर होंगे, जो उनके पोस्ट को अच्छे से चला पाए, हम उसको जो है प्रोफेट का दर्जा देंगे। लेकिन सिया का क्या मानना था कि नहीं, उनके जो रिलेटिव होंगे उनको ज्यादा जो है वैल्यू देना चाहिए, उनको सक्सेसर मानना चाहिए। तो इसी मतलब थॉट प्रोसेस के साथ दोनों में डिवीजन हो गया था। ठीक है, उससे पहले सब एक ही थे। गॉट इट? ठीक है, जहां समझ में नहीं आए तुरंत रेज करना, ठीक है, या बोलना। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए हलाला का मतलब क्या होता है, मैंने किसी से शादी किया, मैं मुस्लिम हूं, मैंने किसी से शादी किया, अब जो हम दोनों का डाइवोर्स हो गया, अब मेरी वाइफ जो है चाहती है कि मेरे से ही वो शादी करे वापिस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले किसी तीसरे मर्द से शादी करना पड़ेगा, शादी को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल होना पड़ेगा, फिर वो उसको उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा, फिर वो मेरे से शादी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ये होता है हलाला कॉन्सेप्ट। तो आपसे अगर 2 मार्क्स में पूछे कि व्हाट इज हलाला, तो ये होता है। तो ये बेसिकली तब होता है जब आपको फॉर्मर हस्बैंड से ही शादी करना हो। ठीक है, अगर किसी और से करना है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको मेरे से ही करना है तब ये रिचुअल्स है। हालांकि ये फिर भी गलत है, लेकिन ठीक है, ये भी आगे जाके देखना मॉडर्न एरा में खुद ही लोग विरोध करेंगे कि नहीं ये तो गलत है ना किसी के साथ ऐसा। ठीक है, लेकिन ठीक है, इतना भी गंदा नहीं है। उसमें बोला गया कि अगर तुम एक बार डाइवोर्स दे दियो, जहां तक मेरा मानना है, तो उसी से क्यों शादी करना तुमको, अगर तुमको उसी से करना है तो फिर ये तुम करो। ठीक है, तो एक तरीके से पनिशमेंट टाइप है ये मेरे हिसाब से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता है, समझ गए हलाला? हेलो, गॉट इट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ठीक है ठीक है, अभी अगला सवाल है, हु इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ विल। कौन है कॉम्पिटेंट में विल बनाने के लिए? कॉम्पिटेंट वो है जो जिसका खुद का जमीन हो, जिसको देना है। ठीक है, वैसे आप लिखना होगा ना तो कोई भी विल कर सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होगा तो वो विल कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, विल के बहुत सारे एसेंशियल है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी उसका खुद का होना चाहिए, फ्री कंसेंट से देना चाहिए। ठीक है, सामने वाला जो है वो लेने वाला होना चाहिए, जो आप विल कर रहे हो वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ये सब एसेंशियल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट, अगला सवाल है, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान। कुरान का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो लिटरल मीनिंग से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कुरान एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, जिसका असली मतलब था, जिसका असली नाम था क्यूरा। ठीक है, क्यूरा का मतलब होता है टू रीड। ये कुरान जो है इस्लामिक लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा जो भी उन्होंने अल्लाह से सुना वो सारी बातें कुरान में लिखी गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें कवर करनी है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ सोलमनाइज ऑफ अ क्रिश्चियन मैरिज। तो क्रिश्चियन मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए टाइमिंग क्या है? सुबह के 6 बजे से रात के 7 बजे तक आपको शादी करनी है। कहाँ करनी है? तो चर्च में करनी है। कौन कराएगा? तो मॉब्ड कराएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टार मार्क सवाल और है, हु इज अ पोस्थोमस चाइल्ड। ठीक है, पोस्थोमस चाइल्ड का मतलब होता है कि माता और पिता में अगर कोई डेथ हो गया है, ठीक है, और किसी एक के डेथ होने के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोला जाता है पोस्थोमस चाइल्ड। गॉट इट? पेरेंट के किसी एक पेरेंट में कोई एक डेथ हो जाए और फिर बच्चा पैदा हो, तब उसको बोला जाएगा पोस्टोमस चाइल्ड। तो खास करके इसमें बाप ही मरता है, माँ मर जाएगा तो पैदा कैसे होगा वो? ठीक है, तो सॉरी, हाँ, तो मतलब खास करके पिताजी गुजर जाते हैं तो फिर वो
जो बच्चा होता है उसको पोस्टोमस चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार मार्क हो गया। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, आगे सवाल क्या है, डावर क्या है, एलिमनी क्या है, खुला क्या है, ये सब आपको पता है। इसके बाद मॉब्ड कौन होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके बाद तलाक तफवीज क्या होता है, तलाक तफवीज वाइफ देती है, बराबर, किसके कहने पर, तो पति के डेलिकेटेड पावर से जो वाइफ तलाक देती है उसको तलाक तफवीज बोलते हैं। कौन डाइवर्स ले सकता है, तो डाइवर्स एक्ट में तो क्रिश्चियन ले सकते हैं, पारसी ले सकते हैं, यही सब है। फिर आगे है ग्राउंड बताइए क्रिश्चियन मैरिज के, डाइवर्स के, ये भी आपको पता है। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। अब हम चल रहे हैं आपका स्टार मार्क में, कहा, 6 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो देखिए 6 मार्क्स वाले में पूछ रहा है पहला सबसे, काइंड्स ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। बाय चॉइस ले सकते हो, बाय बर्थ ले सकते हो, बाय बर्थ का मतलब बाय ओरिजिन, ठीक है, और बाय लॉ, लॉ के हिसाब से जो आपको प्रोविजन दिया गया है आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो बाय ओरिजिन फर्स्ट, बाय चॉइस दो सेकंड, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ओरिजिन का मतलब आपके माँ बाप यहाँ जन्म लिए थे, आप जन्म लिए तो आपका बाय ओरिजिन हो गया। ठीक है, बाय चॉइस का मतलब है कि आपका भले ही कहीं पे डोमिसाइल हो, ठीक है, लेकिन अब आप वहां पे नहीं रहना चाहते हो, आप किसी दूसरे कंट्री में रहना चाहते हो। मान के चलो मैं अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन फिर भारत आ गया, अब मेरा इच्छा है कि मैं भारत में ही रहूं, तो मैं साल भर बाद जो है एप्लीकेशन कर दूंगा कि सर मेरा मर्जी मन है कि मैं यही रहूं, पूरा इंटेंशन है, मैं कभी जाऊंगा नहीं। तब मैं जो एप्लीकेशन करता हूं तो बाय चॉइस मिलता है मुझे। और तीसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कोई बंदा है जैसे आपको पता है कि भारत में रहोगे तो 12 साल बाद आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा, तो नागरिकता मिलने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपका डोमिसाइल यहाँ का मिल गया, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आप ये समझ में आया सभी को, अभी एकदम रैपिड राउंड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज मैंने बता दिया था कि ये टेम्पररी मैरिज होता है। ठीक है, इसमें जो डावर भी दिया जाता है वो भी टेम्पररी डावर होता है, मुट्टा डावर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मुट्टा इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय सिया लॉ, सिया मुस्लिम जो होते हैं उसी के यहाँ पे मुट्टा मैरिज होता है। ठीक है, ये जो सुन्नी लॉ है उनको ज्यादा ये वैल्यू नहीं करते, किसको, मुट्टा मैरिज को। मुट्टा मैरिज जो होता है 6 महीना साल भर के लिए एक एग्रीमेंट बनता है, आपको अगर कंटिन्यू करना है तो फिर आप शादी कर लो, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको शादी नहीं करना है तो आप टेम्पररी जितने दिन का बनाए थे आप उतने दिन में उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके खत्म कर लो, वो अपने घर आप अपने घर। ये पहले चलता था, अभी इसका कोई दौर नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से इंजॉयमेंट के लिए किया जाता था। इतना हो गया तो काफी हो गया ना 2 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गार्डियनशिप इन मैरिज। मैंने बोला था आपको कि गार्डियनशिप के बारे में पूछा जाएगा। तो गार्डियनशिप कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, बराबर। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, एक मैरिज के लिए, हमेशा याद रखना गार्डियनशिप माइनर के केस में होगा। ठीक है, माइनर के केस में क्या क्या कर सकते हो आप, माइनर के केस में आप बच्चे का शादी करा सकते हो। ठीक है, माइनर के केस में आप उसको गोद ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद माइनर के केस में और क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी का जो भी उसका रहेगा उसके हिसाब से देखभाल कर सकते हो। यही 3 कर सकते हो ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन। क्या होता है, बच्चे की देखरेख के लिए अगर आपको गार्डियनशिप मिला है तो वो हो गया। दूसरा है गार्डियनशिप ऑफ पर्सन, माइनर का कोई प्रॉपर्टी है उसका देखभाल करना है तो उसके लिए गार्डियनशिप। और तीसरा क्या है, गार्डियनशिप इन मैरिज, बच्चे की शादी करना है, आप उसको जो है कंसेंट दे रहे हो गार्डियन एज ए गार्डियन, तो ये हो गया मैरिज इन गार्डियनशिप। ठीक है, इसके बाद होता है टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप, विल बनाने के लिए जो भी रहता है प्रोविजन वो होता है टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। मतलब मैंने कोई विल बनाया, उसमें बता दिया कि इस बच्चे का जो है मैं गार्डियन इसको बना रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरे विल के हिसाब से इसको गार्डियन बना देना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। ठीक है, तो मेन 3 ही होता है, गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन, गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, गार्डियनशिप इन द मैरिज, ये 3 होता है। चौथा अगर आपको लिखना हो तो टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप भी होता है, जो आप विल में लिख के जाते हो कि भाई मैं इस फलाने आदमी को मेरे मरने बाद गार्डियन बना रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। समझ में आया गार्डियनशिप? ठीक है,
देखिए, गार्डियनशिप जो होता है, गार्डियनशिप का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे का देखभाल करने के लिए हम गार्डियनशिप रखते हैं, ठीक है। मुस्लिम लॉ का मानना है गार्डियनशिप जो रहेगा वो नेचुरल गार्डियन रहेगा। नेचुरल गार्डियन का मतलब जो उनके माता पिता होंगे सबसे पहला गार्डियन उसी वही माना जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर उसके जो है चाचा चाची मामा मामी जो होंगे उनको माना जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर जो उनको देखभाल कर रहे थे उनको माना जाएगा गार्डियनशिप। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोर्ट जो है अपॉइंट करके देगा। ये है गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर तीन तरीके का मेन होता है गार्डियनशिप। एक होता है गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन, जो माइनर है उसको देखभाल करने के लिए आप गार्डियनशिप अगर बनते हो, गार्डियन बनते हो तो उसको बोला जाएगा गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन। हम पर्सन के गार्डियन है। अगर उसके प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए बनाए जा रहे हो तो उसको बोला जाएगा गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसी बच्चे की शादी है उसमें आप जो है कंसेंट दे रहे हो तो उसको बोला जाता है गार्डियनशिप इन मैरिज। मतलब जिसका आप गार्डियन हो उस वो एक टाइप हो गया। अगर उस पर्सन के लिए हो तो गार्डियनशिप ऑफ पर्सन, अगर उसके प्रॉपर्टी के लिए हो तो गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसके शादी के लिए आप गार्डियन बने हो तो गार्डियनशिप ऑफ मैरिज, ठीक है। ये तीन हो गया। और एक होता है लास्ट टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। अगर बच्चे जिसके भी बच्चे हैं अगर वो विल बना के जाता है कि मेरे मरणोपरांत मेरे बच्चे का गार्डियन इसको बनाया जाए, ठीक है, तो आप विल में ही लिख के जाओ, तो ये हो गया आपका टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला सवाल है आपका, किधर गया, खयार उल बुलूग। खयार उल बुलूग का मतलब होता है लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो कि मान के चलिए किसी बच्चे की शादी हो गई लड़की की, ठीक है। आपको पता है कि लड़की की शादी जो होता है एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब जो महिलाओं में वो सर्कल शुरू होता है ना पीरियड्स का, उसके बाद माना जाता है कि उसकी शादी की जा सकती है, ठीक है। अगर मान के चलिए प्यूबर्टी ऑफ एज से पहले शादी कर दिया गया, ठीक है, तो शादी अगर कर दिया गया है तो लड़की चाहे तो जब वो प्यूबर्टी एज में आएगी तो वो शादी को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है खयार उल बुलूग। समझ में आया? किसी माइनर लड़की की एज ऑफ प्यूबर्टी होने से पहले अगर शादी कर दी जाती है तो वो लड़की चाहे तो एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद वो शादी डिसॉल्व कर सकती है, अगर उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया हो तो, ठीक है। तो जैसे ही वो शादी डिसॉल्व करेगी उसको बोला जाएगा खयार उल बुलूग, ठीक है। लेकिन एसेंशियल ये है कि उसको फिजिकल नहीं होना है। अगर माइनर थी शादी हो भी गया, मान के चलिए पेरेंट ने करा दिया जबरदस्ती एज ऑफ प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, तो उसको फिजिकल नहीं होना है। और जैसे ही उसका एज हो गया लीगल प्यूबर्टी एज आ गया फिर वो डिजोल्व कर ले शादी, तो जैसे ही डिजोल्व करेगी खयार उल बुलूग हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, खयार उल बुलूग आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे केस ल तो इसका फिर हाँ हाँ हाँ, एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। अगर वो अटेन नहीं कर पाई है, ठीक है, उन लोगों में जैसे हम लोगों में लड़की 18 साल की है, ठीक है, शादी, हाँ हाँ हाँ, तो अगर उससे पहले कर दिया गया है तो लड़की चाहे तो वो जब प्यूबर्टी एज में आए तो वो डिजोल्व कर ले, तो उसको बोला जाता है खयार उल बुलूग, ठीक है। हाँ, इसको इसका पर्पज क्या है, आपको केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, दो तीन चीज लिख देना एसेंशियल में कि वो माइनर होनी चाहिए शादी से पहले, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होगा कि भाई उसका पर्पज क्या होता है कि लड़की का जो है जो भी राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए। ऐसा होगा ना कि माइनर लड़की के साथ शादी कर दिया, अब वो बेचारी पिस रही है उसमें, तो ये उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है कि अगर आपके साथ गलती किया है पेरेंट ने तो आप जब बड़ी हो तो आप उस गलती को सुधार सकती हो। आप चाहो तो डिजॉल्व करके फिर पढ़ो जितना आपको पढ़ना है, करियर बनाओ, ठीक है। आपको उस नहीं नहीं नहीं, एज ऑफ प्यूबर्टी माना जाता है मुस्लिम लॉ में लड़कियों का 15 साल, क्योंकि 15 साल के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन मुस्लिम लॉ में मैडम उसको 15 साल माना जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी को। हाँ
नहीं 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 नहीं, गलत आप समझ रही हैं। मुस्लिम, हाँ, बिफोर प्यूबर्टी हुआ है ना, तो वो जो है प्यूबर्टी एज कंप्लीट करने के बाद, नहीं नहीं, टिल द एज ऑफ 15। अगर उसका एज ऑफ प्यूबर्टी हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, वो डाइवर्स ले लेगी। देखिए, हक के लिए लड़ने, हाँ हाँ, सुनो, हाँ हाँ, वो कर सकती है। एज ऑफ प्यूबर्टी होने के बाद वो कैंसिल कर सकती है, करेक्ट। तो देखो आप ये, अप टू, देखो सुनो सुनो, अप टू, सुनिए सुनिए, अप टू 18 कहीं नहीं लिखा है। लिखा है जैसे ही उसको जो है एज ऑफ प्यूबर्टी में आ जाएगी, उसके बाद वो कर सकती है, ठीक है, कहीं पे 18 का नहीं लिखा है। तो जैसे ही एज, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते, लेकिन आप एक, अरे सुनो सुनो, लेकिन आप लोग 18 लिखोगे क्यों? आप लिखो ना कि एज ऑफ प्यूबर्टी एज करने के बाद वो जो है, हाँ, शादी मैडम सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, एज ऑफ प्यूबर्टी, माइनर में शादी कर दिया तो उसका शादी कैसे वैलिड होगा? जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी में आएगी वो डिजोल्व कर लेगी शादी। इसी को बोला जाता है खयार उल बुलूग। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, देखिए, मुस्लिम लॉ में एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो ऐसा माना जाता है कि 15 ईयर्स है, ठीक है। तो उनका जो है, अगर उनको लगेगा कि उनकी शादी 12 साल में हो गई थी, तो उनको 15 साल तक रुकना है। जैसे ही उनका एज ऑफ प्यूबर्टी शुरू हुआ, आप जो है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जा सकते हो, आप कर सकते हो। अब ये 18 तक सीमित है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्यों लिखना? मेरे हिसाब से मुस्लिम लॉ में एज का नहीं कोई फैक्टर है। 15 साल में भी शादी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनका जो है मतलब रिलीजियस राइट है, तो वो कर सकते हैं, उसको चाइल्ड मैरिज नहीं मान। हाँ हाँ, ये हो सकता है, लेकिन करेक्ट, लेकिन लेकिन डिजोल्व करने का उनका अधिकार है, अगर वो चाहे तो डिजोल्व करे, ठीक है। तो डिजोल्व करेगा तो वो खयार उल बुलूग होगा। आगे बढ़े हम, ठीक है। अपने को सिर्फ खयार उल बुलूग समझना था, पूरा डिटेल में मत समझो, नहीं तो फिर हम लोग इधर ही रह जाएंगे, ठीक है। खैर उल मुल्क का मतलब बस ये याद रखना कि उसने अगर ये प्यूबर्टी रीच नहीं किया है, ठीक है, और उसकी मम्मी पापा ने शादी कर दिया था माइनर में ही, तो जैसे ही वो रीच करेगी प्यूबर्टी पे, वो जो है शादी को रिजेक्ट करने के लिए या उसको जो है क्या बोलते हैं, रद्द करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए वो जो है जा सकती है। इसी को बोला जाता है खयार उल बुलूक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ओके ओके, कैरोलिन मैडम जो बोल रही थी, वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, द राइट टू रेप्यूडिएट द मैरिज इज जनरली एक्सरसाइजेज बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 18। आप देख के बोल रही थी क्या? ये मैंने देखा नहीं था। चुपके चुपके आप लोग देख ले तो, मैं सिर्फ सवाल पढ़ रहा था, मैं जवाब किसी का देखा नहीं, मुझे जो पता था मैं वो पढ़ रहा था, ठीक है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, यहाँ लिखा है तो लिख सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्विजिट्स ऑफ पारसी मैरिज, ठीक है। तो रिक्विजिट्स ऑफ पारसी मैरिज में क्या है कि भाई, लड़के लड़की का उम्र, लड़के का 21, लड़की का 18 होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट फर्स्ट है। सेकंड है सोलमनाइजेशन, ठीक है, मतलब उनकी शादी जो है वो आशीर्वाद सेरेमनी के साथ होना चाहिए, दो विटनेस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उनका जो प्रिस्ट होता है, पारसी प्रिस्ट, उसके सामने वो शादी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है उनका कोई भी रिलेशनशिप किसी और के साथ ना होना चाहिए, डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए उस शादी में, ठीक है। वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, ये होगा, होना चाहिए। इसके बाद अगला है रजिस्ट्रेशन आपको कराना है शादी का, ठीक है, मैरिज ऑफ रजिस्ट्रार होता है उनका, वहां पे आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर आपको वहां से सर्टिफिकेट भी लेना है, पंडित जो प्रीस्ट होगा उसका सिग्नेचर वगैरह करा के, विटनेस वगैरह करा के सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। फिर हो गया आपका वैलिड शादी। समझ में आया? पारसी में भी है, पारसी में भी है, हाँ?
क्रिश्चियन में भी है और पारसी में भी है, ठीक है। इसमें लिखा है ना मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड, तो इसमें भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है उसको म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। इसके बाद अगला है आपका पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोड, ठीक है। स्टार मार्क कहाँ तक था यार, एक सेकेंड, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ ले, हम लोग कहाँ तक था आपका मैट्रिमोनियल, आपका स्टार मार्क है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तक, ठीक है, तब वो तक तो कर लें। इसके बाद अपन हम लोग किधर थे, हाँ, पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोड के बारे में भी पूछा गया है और स्टार मार्क है, तो मतलब ये 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो ज्यादा बार पूछा जाता है ये उम्मीद रहता है कि ये हो सकता है आए। तो देखिए, इन एरियाज आउटसाइड ऑफ द मेजर सिटीज, ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स मैटर्स आर हैंडल्ड बाय पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोर्ट, ठीक है। द लोकल jurisdiction ऑफ these courts is typically the same as the district where they are located. The judge of the main civil court in that area presides over the Parsi matrimonial court. कोर्ट, ठीक है। इसका jurisdiction क्या होता है, these courts handle marriage and divorce cases for parties in areas that are not considered presidential town, ठीक है। दूसरा है जज, the judge of the principal court of original civil jurisdiction in the district presides over the Parsi matrimonial court। तो ये जो पारसी मैट्रिमोनियल कोर्ट है वो सिर्फ शादी का और डाइवोर्स का केसेस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका द जज ऑफ द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। जो प्रिंसिपल जज होते हैं सिविल जुरिस्डिक्शन कोर्ट के, वही जो है इनके पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोर्ट में वो जज बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है द जुरिस्डिक्शन ऑफ पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोर्ट इज जनरली द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज लोकेटेड, though this can be altered by the state government according to section 21 of the divorce act, ठीक है। तो ये है आपका पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोड। नेक्स्ट है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अंडर दिस इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कंजुगल राइट का मतलब क्या होता है, शादी होने के बाद पति पत्नी के पास जो भी राइट्स होते हैं वो होता है कंजुगल राइट, चाहे वो फिजिकल होने का हो, चाहे वो बीवी का ख्याल रखने का हो, चाहे पति के लिए खाना बनाने का हो, चाहे उनके क्लोथिंग का हो, चाहे उनके फूड का हो, जो भी शादी के बाद आपका एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी होता है वो ये कंजुगल राइट होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पत्नी बिना बताए छोड़ के चली जाती है या कोई पति बिना बताए पत्नी को छोड़ के चला जाता है, तो उस परिस्थिति में आप कंजुगल राइट के लिए रिस्टिट्यूशन के लिए जा सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट में आप क्या बोलोगे कि जो मेरा और इनका शादी हुआ था, ये शादी का एविडेंस है, ठीक है, ये बिना बताए मेरे से अलग रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि ये क्यों बिना मतलब बताए अलग रह रहे हैं और रीजन क्या है। अगर कोर्ट को उसके रीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि आपको उसके साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने शादी किया है। अगर पत्नी अलग रह रही है तो पति का तो राइट वायलेट हो रहा है, पति ने शादी क्यों करा था, पत्नी के साथ रहने के लिए, उसके साथ फिजिकल होने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, बूढ़े सासू माँ का देखभाल करने के लिए। अगर वो शादी का जो है पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है, या तो तुम डाइवोर्स ले लो या तो तुम जो है बोल दो कि मुझे नहीं रहना है तो मैं ही डाइवोर्स के लिए फाइल करूं। ये बिना बताए बिना कुछ बोले जब तुम अलग रह रहे हो तो क्या समझे सामने वाला, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और कोर्ट जो है आपकी वाइफ को बुला के लाके देगा आपके पास कि अब आपके पास ही रहेगी है, अगर उसके रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे तो। अगर वो बोलेगी कि ये मेरे साथ मार पिटाई करता था, मेरी माँ को गाली देता था, डाउरी का डिमांड करता था, तब तो कोर्ट बोलेगा तो तुमको उसको बता के आना चाहिए ना, या तो तुम क्रुअल्टी का केस करती। ये क्या होता है कि तुम चुपचाप जो है अलग रहने लगी, ये ऐसे थोड़ी होता है। आपके पास अधिकार है, अगर क्रुअल्टी करता था केस करो, पुलिस में जाओ, आपने कुछ किया ही नहीं, आप अलग से सो गई, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब जो है आपको लगता है कि ऐसा रीजन है तो अभी भी समय है, आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दो, ठीक है। तो ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। समझ में आया सभी को?
हेलो हेलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइंड्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। क्या है काइंड्स ऑफ मैरिज? सबसे पहला है सहीह मतलब वैलिड, दूसरा है बातिल मतलब बैड, ठीक है, जो इस्लामिक लॉ कहता ही नहीं है। एग्जाम्पल फॉर, किसी मदर ने जो ब्रेस्ट फीडिंग किया था, आप उससे शादी नहीं कर सकते, किए तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है फासिद मैरिज मतलब इर्रेगुलर, 5 शादी नहीं करना था, आपने कर लिया, अगर आपने कर लिया तो एक को डाइवोर्स दे दो, तो हो गया आपका वैलिड, रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। चौथा है मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज का मतलब टेम्पररी मैरिज, कम बहुत लिमिटेड समय के लिए आप करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर वहीं से कैंसिल कर दो, तो ये हो गया मुट्टा मैरिज। समझ में आया ये सवाल सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो ये जो है आपका लास्ट स्टार मार्क सवाल था। ये बोल रहा है कि क्रिश्चियन मैरिज में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो शादी, जिस कपल का शादी होना रहता है, दोनों पार्टी जो है एप्लीकेशन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मैरिज रजिस्ट्रार के पास, जिस जुरिस्डिक्शन में वो रहती हैं, ठीक है। मान के चलिए मलाड में वो दोनों कपल रहते हैं, शादी भी उनको वहीं करना है, तो मलाड के जुरिस्डिक्शन में जो भी रजिस्ट्रार होगा, मैरिज रजिस्ट्रार, वो वहां पे जाके एप्लीकेशन करेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन करने के बाद वहां पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है उनको एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, ठीक है, कि हमने आपके जो है जो भी आपने एप्लीकेशन करा था उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपको हम ये जो है एक्नॉलेजमेंट देते हैं, ठीक है, शादी का। इसके बाद जो है नोटिफिकेशन टू जनरल रजिस्ट्रार, जो मैरिज रजिस्ट्रार होगा वो उसके ही एक मतलब ऊपर एक जनरल रजिस्ट्रार होता है, उनको जो है वो नोटिस देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नोटिस ऑफ इंटेंडेड पार्टी, जो भी पार्टी शादी करने वाले हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है शादी होगी, फिर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है, शादी का। नहीं, पहले सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि आपका शादी जो है कर सकते हो, ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, फिर आप जो है शादी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला एसेंशियल क्या है? अगर कोई उसमें माइनर है तो फिर उसका उसके गार्डियन का कंसेंट लगेगा, और वहां पे शादी के टाइम पे 2 विटनेस होने चाहिए। तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले एप्लीकेशन किया जाता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका जो है हमें एप्लीकेशन मिला था। फिर यही एक्नॉलेजमेंट जब आपको मिलता है तो फिर मैरिज रजिस्ट्रार आपके ही एक्नॉलेजमेंट का एक रिसीविंग रखता है, और वो अपने सीनियर को भेजते हैं, जनरल रजिस्ट्रार को, ठीक है। और फिर जैसे ही वो जनरल रजिस्ट्रार को भेजते हैं, फिर जो भी दोनों पार्टी रहता है शादी वाला, उनको उनके शादी का जो है नोटिस किसको भेजा जाता है? मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को, ठीक है। इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ठीक है भाई, मैंने आपका पूरा देख लिया, छानबीन कर लिया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप शादी कर सकते हो। तो फिर आप शादी करिए, अगर बच्चे हैं उसमें से कोई तो गार्डियन का कंसेंट लीजिए, और फिर 2 गवाही रखिए, हो गया आपका शादी। गॉट इट? इसमें पूरा भी नहीं याद रहे तो 3-4 भी याद रखना कि एप्लीकेशन करना है, रजिस्ट्रेशन होगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है, और फिर वो जो है जनरल रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो है आपके कोई भी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका एक सर्टिफिकेट देंगे आपको, फिर आप शादी कर सकते हो। फिर आपको जो है 2 विटनेस लगेगा, हो गया प्रोसेस। गॉट इट? ठीक है, अब हम चलते हैं सिचुएशनल पर। सिचुएशनल जैसे ही कवर होगा ना, फिर वो आरती मैडम का जो प्रॉब्लम था ना, वो भी एक बार डील कर ही लेंगे लगे हाथ, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी पूरा करेंगे ना तो फिर सिचुएशनल नहीं हो पाएगा, तो जो स्टार मार्क था इसीलिए मुझे लगा कि नहीं भाई, अपन सारा कवर कर ही लेते हैं, क्योंकि अपन लॉन्ग कर लिए थे, तो 2 मार्क्स भी कर लेते हैं, 6 मार्क्स भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने सिचुएशनल भी आप लोगों को भेजा है ग्रुप में, आप लोग चाहो तो खोल सकते हैं, देखिए सिचुएशनल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, 2 रुपए के लिए, देखिए, ए एन इंग्लिश मैन हैविंग हिज डोमिसाइल इन फ्रांस,
आपको याद हो तो ये सिचुएशनल हम लोगों ने कल जो डील किया था ना डोमिसाइल के केस में, क्या क्या था रूल डोमिसाइल के लिए, उसमें ये बताया गया था। देखिए ए है, ए नाम का बंदा है, वो अंग्रेज है, ठीक है, उसका डोमिसाइल कहाँ का है, फ्रांस का है, डाइज इन इंडिया, भारत में वो मरता है, एंड लिव्स प्रॉपर्टी वो बोथ मूवेबल भी और इमूवेबल भी कहाँ, इंडिया में, ठीक है। वो बंदा जो है प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी और इमूवेबल भी इंडिया में कुछ उसका प्रॉपर्टी रह जाता है, ठीक है, लेकिन उसका डोमिसाइल कहाँ का था, फ्रांस का था, लेकिन मरा वो इंडिया में। सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ वुड द सक्सेशन टू हिज वेरियस प्रॉपर्टी बी रेगुलेटेड, ठीक है, उनके जो भी प्रॉपर्टी थे मूवेबल और इमूवेबल वो कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कौन से सक्सेशन से, इंडिया के या उसके डोमिसाइल वाले फ्रांस से, किसी को याद हो तो बता सकते हैं आप लोग। और सुनो सुनो, अरे नहीं सुनिए, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि उसका फ्रांस में प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी इसका इंडिया में ही सारा, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि फ्रांस में भी है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात, ठीक है। मूवेबल के लिए जो है उनका वहां का रहेगा और इमूवेबल के लिए जो है इंडिया का रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि क्या बोलता है, जो डिसीज्ड का जो है मरते समय जहां का डोमिसाइल रहता है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, बराबर ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल डील। दूसरा बोल रहा है ऑन हुम इज द लॉ ऑफ डोमिसाइल नॉट अप्लीकेबल, किसके ऊपर जो है डोमिसाइल का ये जो लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए जवाब है इसका द लॉ ऑफ डोमिसाइल डज नॉट अप्लाई टू, सबसे पहला सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। डोमिसाइल किसके लिए अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे क्या था, फ्रांस का बंदा था लेकिन मरा इंडिया में, उसका डोमिसाइल भी फ्रांस का था, फिर भी हमने इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया के लॉ से गवर्न किया ना, तो यहाँ पे डोमिसाइल अप्लीकेबल हुआ क्या, नहीं हुआ ना। हाँ, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं होगा, यही जवाब होगा, समझे। हाँ देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि भाई ऑन हुम इज द लॉ ऑफ डोमिसाइल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कौन से किसके लिए जो है लॉ ऑफ डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लॉ ऑफ डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना कि वो मरा इंडिया में था, बराबर, भले उसका डोमिसाइल कहीं का भी था, मरा इंडिया में है और उसका जो प्रॉपर्टी था वो भी इंडिया में था, ठीक है, तो हमने कौन से लॉ को गवर्न किया, इंडिया के लॉ से, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी इमूवेबल था। अगर मूवेबल होता तो फिर वो फ्रांस के लॉ से गवर्न होता, तो हमने यहाँ पे डोमिसाइल उसका देखा क्या, हमने नहीं देखा ना, क्योंकि हमारे यहाँ मरा और हमारे पास इसका प्रॉपर्टी है तो हमारे लॉ से गवर्न होगा, तो यहाँ पे डोमिसाइल लगा क्या उसका, तो सवाल यही पूछ रहा था, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लॉ ऑफ डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी में लॉ ऑफ डोमिसाइल लगता है, तभी तो उसका फ्रांस का डोमिसाइल था तो हमने फ्रांस के हिसाब से उसके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया, समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ इजी है यार, मुझे तो समझ में आ गया, पता नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ए अपारसी डाइज लिविंग बिहाइंड हिम हिज वाइफ, टू सन्स, वन डाउटर एंड बोथ हिज पेरेंट, ठीक है, तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देता हूँ। कल हम लोगों ने क्या देखा था
कि पारसी लॉ में कि अगर वाइफ है, ठीक है, कोई भी जो भी है बंदा बचा हुआ वो और उसके बच्चे हैं तो क्या करते थे हम लोग 50-50 बांट देते थे, बराबर। अगर वाइफ नहीं है और बच्चे हैं और उनके पेरेंट है तो क्या करते थे 50-50 बांट देते थे, बराबर। अब यहाँ पे तीनों हैं तो हम क्या करेंगे तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर। तो यहाँ पर जो है 6 बंदा है और अगर उसके पास मान के चलिए 1 रुपया था तो उसके 1 रुपया का कितने जगह बांटा जाएगा 6 जगह पर। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी एक बेटी भी है, उसके 2 पेरेंट भी हैं, ठीक है। तो 1/6 प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। समझ में आया? नहीं समझे हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप लोग एक बार तर्क लगाओ तो समझ में आ जाएगा कि ये तो पढ़े थे ऐसा। तो पारसी लॉ में जो है ना, ये पारसी लॉ के हिसाब से इन लोगों में 1/6 करके बटेगा। अगर 1 रुपया होगा तो सबको इक्वल जाएगा क्योंकि इसमें पहले ही प्रावधान था, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल। हाँ हाँ बोलिए ना। 50-50 बढ़ता था, विडोवर या विडोई था जिंदा और उसके बच्चे थे तो दोनों में 50-50 बढ़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनके पेरेंट भी है, उनकी एक बेटी भी है तो सबको इक्वल जाएगा। तो 1/6 अगर 1 रुपया है और 6 लोग हैं तो एक रुपए में 6 लोग बांटेंगे तो 1/6 करके बांटा जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, देखिए सब आप हमने पहले भी पढ़ा था कल भी कि अगर विडो या विडोई जो भी है, ठीक है, और उनके बच्चे हैं तो कितना बांटा जाता था 50-50 बांटा जाता था ना, बराबर। अगर मान के चलो विडो या विडोई नहीं है, बच्चे हैं और पेरेंट है तो इसमें भी हम 50-50 बांटते थे 1/2, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सब हैं तो सब है तो सबको इक्वल मिलेगा। तो जवाब में है ना शेयर क्या है, वाइफ को 1/6 मिलेगा, सन को 1/6 मिलेगा, ठीक है। दो तो सबको 1/6 मिलेगा, सबको 1/6। हम्म। अरे लेकिन सुनो 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 मेरे, लेकिन मेरे में देखो क्या है, अंडर सेक्शन 50 इंडियन सक्सेशन एक्ट, इफ अ पारसी मैन डाइज, ठीक है, विदाउट अ विल एंड इज सर्वाइव्ड बाय ए विडो, चिल्ड्रन सन एंड डॉटर और बोथ पेरेंट, देन द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। तो सबसे पहला है द स्टेट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द विडो, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। द ईच सन एंड डॉटर गेट इक्वल शेयर, ठीक है। द विडो एंड पेरेंट गेट 1 शेयर, ठीक है।
अब नीचे यहाँ दिया हुआ है टोटल हियर कितने हैं, 1 वाइफ है, 2 सन है, 1 डॉटर है और 2 जो है पेरेंट है। तो यहाँ टोटल हियर कितने हो गए, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर होगा 1/6 वाइफ को जाएगा, ठीक है, 1/6 सन को जाएगा, 1/6 दूसरे सन को जाएगा, 1/6 डॉटर को जाएगा, 1/6 फादर को जाएगा, 1/6 मदर को जाएगा। There is no distinction between male and female here under Parsi succession law for intestate succession। ठीक है, ऐसा दिया है। और ये भी ऐसा नहीं कि मैंने मन में बनाया, ये भी मैंने गूगल से ही लिया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना, एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी सही हो सकते हो। मेरा भी इसमें कोई महारत हासिल नहीं है। ठीक है, तो ओके, क्या क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड एंड विडोवर विल रिसीव इक्वल शेयर। ठीक है, द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग्स द चिल्ड्रन इन इक्वल, द पेरेंट और बोथ द पेरेंट शैल रिसीव अ शेयर इक्वल टू हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। ठीक है, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज्ड सन टेक शेयर्स एज इफ ही हैड डाइड इमीडिएटली आफ्टर द इंटेस्टेड डेथ। तो इसका माने कि मैंने जो लिया था उसका माने यही है, थोड़ा सा मुसीबत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लेक्चर के बाद ना ये दोनों भी डाउट में सॉल्व करके डाल दूंगा। कौन सा, ये सक्सेशन वाला। ठीक है, फाइनल जैसे मैंने डाला था ना आप लोगों को 12 सवाल ऐसे ही रैंडम बना के शॉर्ट में, वैसे ही इसका भी डील करके भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्रिश्चियन का भी डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, नहीं तो क्योंकि आगे भी बहुत सारा सवाल है तो हम लोग इधर ही अटक जाएंगे। क्या बोलते हो, आगे बढ़े? ये भेज दूंगा मैं आप लोगों को 11 बजे तक भेज दूंगा इसका प्रोविजन पूरा। ठीक है, चलेगा ना? ठीक है चलेगा, ओके। मैं आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अभी दूसरा सवाल क्या पूछ रहा था, किधर गया, ये देखिए दूसरा सवाल है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्थोमस चाइल्ड। तो पोस्थोमस चाइल्ड का मैंने बता दिया था ना कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी पेरेंट जो उनके फिजिकल पेरेंट है, ठीक है, अगर उसमें से कोई एक मर जाता है और तब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोला जाता है पोस्थोमस चाइल्ड। ठीक है, तीसरा सवाल है, ये देखिए 2-3 बार पूछा गया, सही से समझना। ए हैड 3 चिल्ड्रन, ठीक है, जॉन, मैरी एंड हेनरी। जॉन डाइड लिविंग 4 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड मैरी डाइड लिविंग 1 एंड हेनरी अलोन सर्वाइव्ड द फादर। ए भाई पूरा तो रामायण बना दिया है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सबसे पहले कि ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं। कौन कौन से, एक है जॉन, जे, दूसरा है एम और तीसरा है एच। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जॉन जो है वो मर जाता है 4 बच्चे छोड़ के। ठीक है, तो जे जॉन पहला वाला जो है वो डाई हो गया, इसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4, ठीक है, 4 बच्चे हैं मान के चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है, किधर गया, हाँ, एंड मैरी डाइड लिविंग 1। मैरी जो है दूसरी वाली वो एक को जन्म देती है और वो मर जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है एंड हेनरी अलोन सर्वाइव्ड द फादर। एंड हेनरी अलोन सर्वाइव द फादर। ठीक है, हेनरी अकेले है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है डिटरमाइन द शेयर ऑफ द हियर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट। माय गॉड, ठीक है, तो देखिए वैसे जवाब मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। देखिए ये जो ऊपर का सिनेरियो है वो क्या बोल रहा है, ए जो है वो फादर है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं। पहला है जॉन, ठीक है, जिसके 4 बच्चे हैं, मैरी है जिसके 1 बच्चे हैं, और हेनरी है। जॉन और मैरी मर चुका है, हेनरी अलाइव है, जिंदा है। अब यहाँ पे लॉ कौन सा लगेगा,
तो यहाँ पे बोल रहा है अंडर सेक्शन 37 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 if a person dies in the state and the children are not alive but their lineal descendant are, then the property is divided as per strips, ठीक है, दैट इज बाय रिप्रेजेंटेशन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखिए द स्टेट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल शेयर, ठीक है, 1 फॉर ईच ऑफ एज चाइल्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है सबसे पहले प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि ए का 3 बेटा था ना, मतलब 3 बच्चा था, तो ए का 3 बच्चा था JMH, जेन, हेनरी और ये मैरी, ठीक है, जॉन, हेनरी और मैरी। तो हम पहले प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटेंगे, ये हो गया। फिर जो है यहाँ पे बोल रहा है जॉन का जो शेयर होगा, ठीक है, उसको हम 1/3 गोज टू हिज 4 चिल्ड्रन इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जॉन का जो प्रॉपर्टी होगा उसका 1/3 जो है उनके चारों बच्चों को जाएगा इक्वली डिवाइड होकर, ठीक है। यहाँ पे मैरी का भी एक ही बच्चा है तो उसका भी 1/3 उसके एक बच्चे को जाएगा, ठीक है। और हेनरी खुद ही जिंदा है, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसका 1/3 जो है डायरेक्टली उसको जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, सो द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी, क्या होगा, हेनरी सर्वाइविंग सन 1/3, जॉन्स 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 1/3 को हम 4 से भाग करेंगे तो 1/12 ईच, ठीक है, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 1/3 को तो 1/12 ईच होगा, ठीक है। मैरी का एक ही चाइल्ड था तो उसको 1/3 पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका हेनरी, तो हेनरी के पास तो पूरा भाई पूरा का पूरा ही मिलेगा, क्योंकि वो अकेले ही जिंदा है, तो जो भी प्रॉपर्टी उसका था वो उसी को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जवाब। समझ में आया किसी को या ऊपर से गया? तो मतलब मोटा मोटी ये बोल रहा है कि क्रिश्चियन लॉ में 1/3 का कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। आगे वो भी सिचुएशनल है, मैं बताऊंगा तो उसमें वो डील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इधर गया, हाँ दूसरा सवाल नेक्स्ट है, ए द मुस्लिम हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। ए जो है वो मुस्लिम हस्बैंड है किसका, बी का। तो मान लेते हैं ए जो है वो लड़का है और बी यहाँ पे लड़की हो गई, ठीक है। तो ए जो है बी का हस्बैंड है, हैज द डिस्प्यूट विद बीज अंकल, ठीक है, ऑफ बीज अंकल, ओके। ए जो है वो बी का हस्बैंड है, लेकिन ए का डिस्प्यूट किससे चल रहा है, बी के अंकल से। ए सेज टू बी, इफ यू गो टू योर अंकल्स हाउस यू आर रिपुडिएटेड बाय मी, ठीक है। तो ये बोलता है कि मेरे चचा से मेरा झगड़ा हो गया है, वो अपनी वाइफ से बोलता है बी से, अगर तुम वहां जाओगी तो मैं मेरा और तुम्हारा जो है शादी टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड बीज अंकल डाइड, ठीक है, जो महिला थी उसके चचा जी मर जाते हैं जिससे उसका झगड़ा होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम बी गोज टू अटेंड हर अंकल्स फ्यूनरल सेरेमनी, ठीक है। जैसे उसका चचा मरता है तो उनके कस्टम के हिसाब से उनके फ्यूनरल में वो चली जाती हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे, डज बी रिमेन एज लॉफुल वाइफ, गिव रीजन टू योर आंसर। क्या लगता है आपको? यहाँ पे जवाब होगा आपका कि यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन रखा था, ठीक है, कि अगर तुम जो है तुम्हारे चचा से मिली जो कि मेरा दुश्मन है तो तुम्हारा और मेरा शादी टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने तो उसका जो है वचन जो था वो तोड़ दिया, उसने बोला था कि तुम अगर गई तो हमारा तलाक हो जाएगा, हम शादी तोड़ लेंगे, ठीक है, और वो चली गई, तो इसको क्या माना जाएगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए आंसर नो, बी डज नॉट रिमेन एज लॉफुल वाइफ। तो यहाँ पे जो तलाक हुआ है उसको बोला जाएगा कंडीशनल डाइवोर्स, ठीक है। अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ दिस इज ट्रीटेड एज अ कंडीशनल डाइवोर्स एंड if the condition is fulfilled the divorce takes effect regardless of intention or circumstances। समझ में आया?
इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर उन्होंने कोई कंडीशन रखा है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी से कंपेयर भी कर देते हो ना तो वो भी डाइवोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपको कंडीशन दिया था, आपने उसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे कंडीशनल डाइवोर्स ले सकता है और इस्लामिक लॉ के हिसाब से इसको इफेक्ट भी मिल जाता है। सही समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, किधर गया? नहीं, एक ही सवाल इसमें पूछा था, ठीक है। अगला ये है सिचुएशनल। अ मुस्लिम हस्बैंड डाइज विदाउट पेइंग द मैंडेटरी डावर, ठीक है, जो डावर दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, पत्नी को, वो दिए बगैर हस्बैंड मर जाता है, ठीक है। डब्लू जो है उसकी वाइफ थी, वो विडो हो गई। अब वो आपसे सलाह मांगती है, आप एक एडवोकेट हो, क्या वो अपना डावर क्लेम कर सकती है जो उसके पति ने नहीं दिया था? क्या लगता है आपको? करेक्ट, क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो जो डावर होता है वो उनका राइट होता है, ठीक है। तो देखिए लीगल पोजीशन क्या है मुस्लिम लॉ में। अंडर मुस्लिम लॉ डावर इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन दी हस्बैंड, ठीक है। तो अगर आपको जो है तुरंत ले लेती हो शादी के बाद, तब तो वो जो है प्रॉम्प्ट डावर कहलाता है, ठीक है। अगर आप जो है डाइवोर्स के बाद लेती हो या पति के मर जाने के बाद लेती हो तो उसको डेफर्ड डावर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप डावर मांग सकती हो, ये आपका राइट है, ठीक है। तो अपन ज्यादा डीप में न जाते हुए इतना समझ लिए काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पारसी मैरिज, ए नॉन पारसी, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति है जो पारसी है और वो किसी नॉन पारसी से शादी कर लेता है। सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ द स्पाउस एंड चिल्ड्रन अंडर पारसी लॉ, ठीक है। ए जो है वो पारसी मर्द है शायद, और जो उसकी वाइफ है वो पारसी नहीं है, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो होगी, स्पाउस जो होगी, उसके राइट क्या होंगे और उसके बच्चे जो होंगे उसका स्टेटस या राइट क्या होगा? तो देखिए लीगल पोजीशन क्या है। व्हेन अ पारसी मैरिज अ नॉन पारसी, इट क्रिएट्स स्पेसिफिक राइट एंड रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेज स्पेशली अंडर पारसी पर्सनल लॉ इन इंडिया, ठीक है। अभी क्या है, वैलिडिटी ऑफ द मैरिज अंडर द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ओनली मैरिजेस बिटवीन टू पारसीज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड वैलिड, ठीक है। अगर वो पारसी से करता तभी वो वैलिड माना जाता। Therefore, a marriage between a Parsi and non-Parsi is not valid under Parsi law. तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि ये शादी जो है वैलिड ही नहीं है। However, such a marriage can be legally solemnized under the Special Marriage Act, ठीक है, with applies to interfaith couple. अगर आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है और आप दोनों जो है आप अपने धर्म को एज इट इज फॉलो करना चाहते हो, तो आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हो शादी। अभी क्या है, राइट ऑफ द नॉन पारसी स्पाउस क्या है? द नॉन पारसी स्पाउस हैज नो राइट टू इनहेरेंट फ्रॉम द पारसी स्पाउस अंडर द पारसी इंटीस्टेट सक्सेशन प्रोविजन, ठीक है। द पारसी स्पाउस estate passes to the other पारसी relatives excluding the non पारसी spouse. Under general civil law, the non पारसी spouse may inherit the under the general intestate succession rules under Indian Succession Act, ठीक है। Courts may recognize inheritance rights based on the validity of the marriage, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे ही उसकी शादी इनवैलिड हो गई, ठीक है, तो इनवैलिड हो गया तो आप जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी में जो है इनहेरिटेंस नहीं रखोगे, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर आप कोर्ट भी जाते हो तो कोर्ट तो पहले ये देखेगा ना कि आपकी शादी हुई भी है या नहीं हुई है। अगर शादी ही वैलिड नहीं है तो आप उसकी वाइफ ही नहीं हो लीगली, और जब वाइफ ही लीगली नहीं हो तो उसके प्रॉपर्टी में हक कैसे मांगोगी? समझ में आया? रही बात बच्चे की, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का भी आपसे पूछा जा रहा है, इफ अ पारसी मैरिज और नॉन पारसी चिल्ड्रेन आर नॉट कंसिडर्ड पारसीज अंडर जोरास्ट्रियन रिलीजियस लॉ, देयरफॉर दे कैन नॉट इनहेरिट अंडर पारसीज इंटीस्टेट सक्सेशन लॉ, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन्होंने जो इनका पारसी लॉ है उसके हिसाब से
जब ये शादी ही इनवैलिड है तो बच्चे जो होंगे वो पारसी नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब जब पारसी कंसीडर किया ही नहीं जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी में उसको अधिकार नहीं मिलेगा। हावेवर स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर वो शादी करता तो फिर जो है पारसी वो जो बच्चा है उसको राइट मिल जाता। ठीक है, भले ही वो इलिजिटिमेट है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल। एक्स, मिस्टर एक्स हैविंग हिज डोमिसाइल इन इंडिया dies in France in an accident, leaving behind his car, gold watch and expensive clothes in France। ठीक है, देखो सवाल यही है, वही वाला पहले वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति जो है वो इंडिया है, इंडिया का है। तो यहाँ बोल रहा है एक्स नाम का व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, उसका डोमिसाइल इंडिया का है। ठीक है, लेकिन वो फ्रांस गया था घूमने और वहां पे बाय एक्सीडेंट मर गया। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है फ्रांस में है। कौन से प्रॉपर्टी है? लेकिन मूवेबल है। ठीक है, ही ऑल्सो हैज मनी इन सेवरल बैंक इन इंडिया। उसके प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगा, उसका पैसा जो है मनी। ठीक है, वो इंडिया में भी है। हाउ वुड द सक्सेशन टू हिज वेरियस प्रॉपर्टीज बी रेगुलेटेड? क्या लगता है आपको? कोई जवाब दे सकते हैं? तो बोलिए बोलिए बोलिए। डोमिसाइल उस, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो भी जहाँ का जो डोमिसाइल है ना उस हिसाब से उसको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल लॉज अप्लाई सिंस एक्स डोमिसाइल इज इन इंडिया। ठीक है, द सक्सेशन टू हिज मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज कार, गोल्ड वॉच, क्लोथ्स इन फ्रांस विल बी रेगुलेटेड बाय इंडियन लॉ। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी था मूवेबल प्रॉपर्टी था ना और उसका डोमिसाइल इंडिया का था, इसीलिए उसके मूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन लॉ के हिसाब से होगा। समझ में आया? देखो एक थीन लाइन क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। थीन लाइन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो गवर्न, मतलब जनरली क्या होता है, जहां पे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना उसके हिसाब से उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहां के लॉ से, जहां पे वो मतलब लोकेटेड है। ये जनरली रूल है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डिजीज्ड पर्सन का जहां का डोमिसाइल होता है उसके हिसाब से उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आया? हेलो? ठीक है, और ये अभी चिराग सर ने जो कहा ना वो भी सही है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है ना, वो जो प्रॉपर्टी बंदा मरता है ना, डेथ करता है ना, वो भी मायने रखता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डोमिसाइल जहां का है बंदे का उसी हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ज्यादा और डीप में पढ़ना है तो मैंने डोमिसाइल के लिए जो आपको लॉन्ग आंसर में भेजा है कंडीशन सेक्शन 5, 6, 7 वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं आपका। देखिए किधर गया यार? हाँ, 8वां है फरहाद ए पारसी मैरिज अ क्रिश्चियन गर्ल। ठीक है, इज द मैरिज वैलिड अंडर द पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट? नहीं होगा ना।
अगर वो नॉन पारसी से शादी करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पारसी लॉ क्या बोलता है, दो पारसी के बीच ही आप शादी कर सकते हो तभी वो वैलिड होगा, बराबर। तो ये शादी क्या होगा, इनवैलिड होगा। फिर वो बोलता है कि बच्चे का स्टेटस क्या होगा ऐसे शादी से, तो बच्चे का भी स्टेटस जो है, देखिए आगे क्या है, अगला सवाल का जवाब देखिए किधर गया, हाँ, the status of child born to a Parsi and non-Parsi couple depends on the several factors. Under Parsi law, the child of a marriage between a Parsi and non-Parsi is not considered as a Parsi. ठीक है, ये बोलता है पारसी लॉ कि अगर कोई पारसी है और वो नॉन पारसी से शादी करता है तो उस बच्चे का लीगल स्टेटस पारसी का नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही पारसी का नहीं होगा तो उसको कोई भी राइट नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो उसका स्टेटस एक तरीके से क्या हो जाएगा, इलेजिटिमेट हो जाएगा, बराबर ना, वो वैलिड ही नहीं होगा। फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेज अलग 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 हो सकता है, जैसे वो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में करे तो फिर वो लीगल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आपको अगर डिटेल में लिखना होगा तो आप बोल सकते हो कि अंडर पारसी लॉ अगर वो शादी करता है तब तो बच्चे का कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि उसको पारसी माना ही नहीं जाएगा पारसी लॉ के हिसाब से। अगर वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करता है तब वो बच्चे को जो है लेजिटिमेट माना जाएगा और उसके राइट होंगे। समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल है आपका सिचुएशन बेस्ड में। सबीना मैरिज हुसैन, सबीना नाम की लड़की है, हुसैन से शादी करती है अंडर द इस्लामिक लॉ के हिसाब से। आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज हुसैन रिनाउंसेज इस्लाम बाय कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, कुछ दिनों बहुत सालों बाद, कुछ सालों बाद जो है, जो हुसैन होता है वो इस्लाम धर्म को छोड़ देता है, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, कन्वर्ट हो जाता है। सवाल आपसे पूछ रहा है, कैन सबीना आस्क फॉर डाइवर्स फॉर हुसैन फॉर हिज कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी? कर सकते हैं, डाइवर्स ले सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन तो वैसे भी डाइवर्स का ग्राउंड होता है ना हर लॉ में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सबीना कौन सी डाइवर्स ले सकती है, सबीना को एडवाइस करें, बताइए। सबीना जो है खुला ले सकती है, क्योंकि मुस्लिम लोगों में मुस्लिम महिला को जो डाइवर्स लेने का अधिकार है वो है खुला। ठीक है, क्योंकि तलाके तफवीज जो है वो पति का राइट ग्रांट किया हुआ होता है ना, वो समझ रहे हो। और तलाके मुबरत जो होता है वो दोनों कंसेंसुअल होता है, तो कंसेंसुअल तो होगा नहीं यहाँ पे, और मुबरत तो होगा नहीं क्योंकि पति ने उसका डाइवर्स का अधिकार दिया ही नहीं है। तो महिला के पास इकलौता डाइवर्स का अधिकार है, वो कौन सा बचता है उनके पास, खुला। ठीक है, तो वो जो है महिला डाइवर्स खुला दे सकती है। ठीक है, चलो इतना तो आप लोगों ने समझ लिया है। अगला सवाल है आपका, देखिए, रुस्तम है ए पारसी डाइज इंटीस्टेट लिविंग हिज वाइफ सन एंड डॉटर। ठीक है, पारसी रुस्तम जो है एक पारसी मर्द है। ठीक है, वो जो है अपना प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है इंटी स्टेट। ठीक है, उसके पीछे उसकी वाइफ है, बच्चे हैं और एक डॉटर है। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट? ठीक है, पहला सवाल आपसे, तो क्या लगता है आपको? हाँ, हर सवाल का जवाब अलग अलग ही दे रहा है, आप क्या बोले अपन यहाँ। पता नहीं, है तो जवाब ही गलत मैंने लिख दिया है कि करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो तब जवाब सही है, बराबर। तो यहाँ पे बोल रहा है वाइफ विल रिसीव वन थर्ड ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, शेयर ऑफ द सन एंड डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा सवाल कि सन और डॉटर कितना रिसीव करेगा, तो सन और डॉटर जो है देखिए क्या कितना रिसीव करेगा। सिंस द वाइफ रिसीव्ड वन थर्ड, ठीक है, रिमेनिंग टू थर्ड ऑफ द स्टेट विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन सन एंड डॉटर। ठीक है, तो वन थर्ड बच्चों को भी मिलेगा और वन थर्ड वाइफ को, तो बराबर है, तीनों में वन थर्ड बटेगा। ठीक है, तो बराबर बराबर,
करेक्ट करेक्ट, तो वन थर्ड है, सही है। ठीक है, करेक्ट। तो जवाब भी यहाँ पे दिया है, वाइफ को वन थर्ड मिलेगा, बच्चे को बेटे को वन थर्ड मिलेगा और डॉटर को वन थर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यही याद रखना ना, क्या माथा पच्ची पालने का, पारसी में यही याद रखने का कि भाई इक्वल शेयरिंग होता है। ठीक है, क्रिश्चियन में, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, क्रिश्चियन में तो पता है वन थर्ड तो में वो प्राइमरी है। हाँ, ठीक है, हाँ याद रखना, हाँ, ठीक है, ये वो जो वो तो है। देखिए अभी भी मैं बताऊं ना, जैसे अभी हिंदू मैरिज एक्ट में लड़कियों को भी अधिकार दिया है कि लड़के के जितना मिलेगा। आपको मैं 99.99% गारंटी देता हूं, आप यूपी बिहार में जाना कभी, किसी भी बेटे को बेटी को बेटे जैसा प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता, 99.99% केस में। ठीक है, मैं दूसरे का क्या बोलूं, मेरे ही घर में मैं मतलब 5 भाई हूँ, ठीक है, और मेरी एक बहन है। हम लोग 5 भाई मस्त प्रॉपर्टी बनाए, बहन को अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो हम हमारे इधर मांगते भी नहीं। मेरे पापा ने मेरी बहन का मेरे से भी करोड़पति घर में शादी किया है, वो चाहे तो मुझे भीख में दे दे, मैं दूंगा बोलेगी ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, जनरली ऐसे ही होता है, बेटी और बेटियां जो है ना बड़े दिल वाली होती है, उनको इतना लालच नहीं रहता। चलो कहाँ गया, भाई के पास गया, भाई खुश है ना, बस हो गया, ऐसा वो मानती हैं। हाँ हाँ बस हो गया, हो गया, हो गया। अगला देखिए, एस ए मुस्लिम मैरिड टू पी। ठीक है, एक एस जो है एक मुस्लिम है, वो मैरिड टू पी, वो पी से शादी किया। ठीक है, ए मुस्लिम फीमेल, ठीक है, पी भी मुस्लिम फीमेल है। आफ्टर 5 years ऑफ देयर मैरिज एस डाइज। ठीक है, मतलब पति पत्नी दोनों मुस्लिम है, शादी किया, 5 साल के बाद जो है पति मर गया। व्हाट इज इद्दत, सवाल ही कुछ अलग है, क्या होता है इद्दत। तो जो मतलब हस्बैंड के मरने के बाद या डाइवोर्स होने के बाद, ठीक है, जो 3 महीने का जो पीरियड होता है ना, कूलिंग पीरियड, उसको बोला जाता है इद्दत। ठीक है, ये याद रखना। मतलब वो महिला के मेंटल मतलब जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने, उसको, या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ये देखने के लिए, तो यही सब रीजन होता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा सवाल इसी में, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत। ठीक है, तो मतलब कितना है ड्यूरेशन, तो देखिए 4 month 10 days, मतलब पीरियड जो है ना इद्दत का, लॉफुली 4 month माना जाता है, 4 month and 10 days। ठीक है, और पति मरता है तो 4 महीना, बराबर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। पति मरा तो 4 महीना, और अगर डाइवोर्स हुआ है तो 3 महीने का इद्दत पीरियड का जो है वो लॉ में है। हाँ ठीक है, मोटा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए, सफीना ए विडो वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, सफीना नाम की वुमेन है, ए विडो वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, उसका जो पति मरा तब वो प्रेग्नेंट थी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बट ओनली आफ्टर 2 month ऑफ हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, मतलब उसका हस्बैंड जो मरता है ना, उसके 2 महीने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। शी गॉट मैरिड टू हर डिजीज्ड हस्बैंड। ठीक है, शी गॉट मैरिड टू हर डिजीज्ड हस्बैंड कजिन। इधर या फिर इज वैलिड, क्या लगता है आपको। हाँ हेलो, हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, हाँ अभी दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इद्दत, तो वही आपको बताना है कि भाई डाइवोर्स के बाद कितना टाइम रहता है और शादी के बाद कितना जो है टाइम रहता है। ठीक है, इद्दत पीरियड को खत्म करने के लिए, तो दूसरा सवाल ये था। अगला है, देखिए, अगला हम फटाफट सवाल कर लेते हैं सिचुएशनल।
अगला सवाल है आपका, किधर गया, ए अ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है, हैज टू सन्स बी एंड सी। ए जो है सुन्नी मुस्लिम है, उनका दो बच्चा है, एक बी है और सी है। बी लाइफ टाइम ऑफ ए, बी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए, ठीक है, बी मर गया। लिविंग बिहाइंड ए सन डी, ठीक है, सन जो है डी को, मतलब ए जो है, बी जो है मर जाता है, उसके पीछे वो एक बच्चा छोड़ के जाता है जिसका नाम है डी। soon after the death of his son a too dies, ठीक है, ओके ओके, बी भी मर गया, ठीक है, बी का जो है बच्चा है, ठीक है, soon after the death of his son, अरे बाप रे, बी भी मर गया और उसका बच्चा भी मर गया और ए भी मर गया, तो बचा कौन? बचा बस सी ही बचाना, नहीं नहीं सी ही बचाना। अरे डी तो मर गया ना भाई, सिर्फ सी ही बचाना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ए जो है सुन्नी मुस्लिम है, उसके दो बच्चे हैं बी और सी। बी जो है मर जाता है ए के सामने ही, उसके बाद वो एक बेटे को छोड़ता है, उसका बेटा जैसे ही मरता है ना, वो बाप भी मर जाता है, तो बचा सिर्फ बी सी ही ना। तो अब यहां बोल रहा है, इन द अबव केस एक्सप्लेन इफ डी विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड व्हाट विल बी हिज शेयर। सिचुएशन पूछ रहा है आपसे कि अगर जो है डी ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता तो फिर शेयर का जो अमाउंट होता वो कैसे होता। तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो दिया है सॉरी, इन दिस सिनेरियो ए अ सुन्नी पर्सन, सुन्नी मुस्लिम, हैज टू सन बी एंड सी। बी डाइज बिफोर ए लिविंग हिज सन डी, ठीक है, सून आफ्टर बीज डेथ ए पासेज अब, ओके, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डी मरता नहीं है, वो ए के मरने के, उसका जो बेटा होता है ना बी के मरने के बाद ही ए भी मर जाता है, ठीक है, तो ये दोनों बाप बेटा मरता है, एक बी का बेटा नहीं मरता, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर डी द सन ऑफ बी विल इनहेरिट ए एंड इफ सो वी व्हाट हिज शेयर विल बी। तो यहाँ पे बोल रहा है सी और डी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे डी तो बेटा हो गया किसका, बी का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये मिलाओ कि ए के पास प्रॉपर्टी था ना, ए के पास प्रॉपर्टी था तो दोनों को बराबर मिलेगा, दो बेटा था ना बी और सी, तो दोनों को मान के चलिए 5-5 रुपए मिला। अब बी मर गया, ठीक है, ठीक है, और सी का एक बेटा है, तो ये बी का, इसको कैसे समझाएं यार। Passage this question is whether D of the son of B will inherit A and if so what his share will be. In Sunni law, inheritance is based on a system of fixed share and the strict rule followed according to Quranic injunction. If a person dies, in this case A मर गया है, the property is generally inherited by the direct heir, जहां जिसका बेटा है यहाँ पे है ना ए और बी, नहीं सन्स ऑफ ए, बेस्ड ऑन द शेयर प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लामिक लॉ। एज सन बी एंड सी वुड हैव बीन प्राइमरी हियर टू हिज प्रॉपर्टी, हाउएवर सिंस बी हैज प्रीडिजीज्ड ए, बीज सन डी विल इनहेरिट इन प्लेस ऑफ बी as a representative of his deceased father. This is based on the principle of representation in Islamic law, where the children of a predeceased son or other relative can inherit share that the deceased relative would have received if they had survived. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज प्रॉपर्टी विल फर्स्ट बी डिवाइडेड अमंग एज हेयर, ठीक है, तो एज हेयर कितना था, बी और सी था ना, तो यहाँ पे बी मर गया, ठीक है, तो इनडायरेक्टली बी का प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगा, डी के पास आ जाएगा, बराबर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एज प्रॉपर्टी विल फर्स्ट बी डिवाइडेड अमंग एज हेयर, ठीक है, तो एज का हेयर कौन था, ए का हेयर था यहाँ पे बी और सी, बराबर ना। तो बी तो मर गया, तो बी के जगह पे बचा कौन, डी, तो यहाँ पे सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना दोनों प्रॉपर्टी, बराबर, क्योंकि वही दोनों जिंदा है अभी।
तो sons of A, B and C would have received equal share of A's estate if both had been alive. However, since B is deceased, ठीक है, his share will pass to his son who takes B's place. In this case, A's estate will be divided into two equal part between C and D. ठीक है, हाँ तो यही तो है, करेक्ट तो है यार, समझ रहे हो, जो भी बी को मिलने वाला था वो प्रॉपर्टी सी को जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए के पास दो बेटा था तो दोनों में इक्वल बटेगा ना, तो बी नहीं है तो उसके बेटे को जाएगा, सिंपल, समझ में आया? अब बोलिए ना। हाँ हाँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, उनका उनका सवाल देखो तो, हाँ उन, उनका इनका सवाल है कि ऐसा तो सिया लॉ में होता था, सुन्नी लॉ में भी होता है क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा वो बोल रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि सुन्नी लॉ में ऐसा नहीं होता है, अगर वो बंदा मर गया तो उसका, ऐसा ही बोलना चाहती हो ना मैडम आप? नहीं तो यार मैंने फिर ऐसा नहीं बताया होगा, ठीक है, या वो सवाल कुछ और रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जवाब यही बोल रहा है कि बी का बेटा जो है, बी मर गया तो उसके पीछे उसका बेटा है, तो स्वाभाविक है कि बेटे को जाएगा वो प्रॉपर्टी जो भी उसको आने वाला था, ठीक है। हेलो। सिचुएशनल के केस में ना मैडम आप इस हिसाब से करना जो अभी मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि सिचुएशनल के हिसाब से मुझे भी यही सही लग रहा है कि भाई दो बेटा था, एक बेटा मर गया तो स्वाभाविक है उसका प्रॉपर्टी बेटे को देना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीटर हैज 3 चिल्ड्रन, ये ऊपर वाला ही है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना वो वाला ही सवाल है, ये दोबारा पूछा गया है, दोबारा नहीं, ये 22 नंबर पे एक बार और पूछा गया है, तो ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये सवाल अच्छे से ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, देखिए, सफीना विडो हो गई, ठीक है, पति मरा, उसके 2 महीने के बाद बच्चा हुआ, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये भी याद रखना, क्या था, शादी वैलिड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसने इद्दत पीरियड को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। इसके बाद इद्दत पीरियड क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको मैंने बताया। इसके बाद अगला सवाल है, एक्स मेड अ विल विच इज अटेस्टेड बाय एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स ने कोई विल बनाया जिसपे वाई और जेड ने अटेस्ट किया, सिग्नेचर किया, ठीक है, एक्स बी बीक्वेथेड ए सर्टेन प्रॉपर्टी, एक्स जो है ना कोई प्रॉपर्टी जो है किसी को बीक्वेथ करना था उसको, प्रॉपर्टी टू वाई इन द विल, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्स को जो है किसी को ये वाई और जेड में से वाई को जो है वो विल देना था। अब यहाँ पे बोल रहा है हु इज एन अटेस्टिंग विटनेस, सवाल आपसे पूछ रहा है, तो अटेस्टिंग विटनेस का मतलब क्या होता है, एन अटेस्टिंग विटनेस इज अ पर्सन हु विटनेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, ठीक है, विल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो विटनेस बनाए जाते हैं उसको अटेस्टिंग विटनेस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला फटाफट हम सिचुएशनल देखते हैं, किधर गया यार, पीटर हैज 3 चिल्ड्रेन, मैरी जॉन हेनरी, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग याद से, ठीक है। इसके बाद अगला है,
लीगेसी इज मेड टू थॉमस सेकेंड सन ऑफ ब्रदर जॉन। ठीक है, ब्रदर जॉन हैज टू सेकेंड सन विलियम एंड फर्स्ट सन थॉमस, हु विल बी टेक द लेगेसी, गिव रीजन। ये देखो सवाल क्या पूछा है, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। कौन सा? ये बिक्वेटेड वाला ना, हाँ। तो ये क्या बोल रहा है, इज द विल, दूसरा क्या बोल रहा है, इज द विल सफिशियंटली क्या बोलते हैं, अटेस्टेड। तो दो बंदे का अटेस्टेशन हो गया तो हो गया ना वैलिड। इज द विल सफिशियंटली अटेस्टेड, स्टेट द प्रोविजन इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 रिलेटिंग टू गिफ्ट टू अटेस्टिंग विटनेस। तो क्या होगा इसका, देखिए किधर गया बी का सवाल, हाँ देखिए, अंडर सेक्शन 63 ऑफ सक्सेशन एक्ट फॉर अ विल टू बी अ वैलिड इट मस्ट बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड। सेक्शन 63 में बोल रहा है द टेस्टेटर मस्ट साइन द विल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर विटनेस। तो यहाँ पे दो विटनेस था ना अटेस्टेड के लिए, सिग्नेचर के लिए, वाई और जेड। विल एक्स ने बनाया और वाई जेड ने उसको अटेस्ट किया, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है अगला, इसी में देखिए सेक्शन 63 द विटनेस मस्ट साइन द विल इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टेटर। तो एक्स जो टेस्टेटर था उसके सामने उन्होंने विल बनाया, ठीक है। द विटनेस शुड नॉट बी बेनिफिशियरी अंडर द विल और द गिफ्ट टू द अटेस्टिंग विटनेस में बी इनवैलिड। ओके, नहीं यार, तो लेकिन यहाँ तो विल जो है उसी उसी एक विटनेस के नाम से दे रहा है वो, बराबर ना। रिसीवर भी है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये तो गलत है, नहीं नहीं तो गलत। तो देखिए, तो यह क्या बोल रहा है, सिंस एक्स विल इज अटेस्टेड बाय वाई एंड जेड एज्यूमिंग दे बोथ साइन इन द विल इन एक्स प्रेजेंस, ठीक है, द विल अपीयर टू बी सफिशिएंटली अटेस्टेड। हाउएवर द की कंसर्न इज वेदर वाई द अटेस्टिंग विटनेस इज ऑल्सो अ बेनिफिशियरी अंडर द विल। करेक्ट बात है। If Y receives a gift from the will, then under section 113 of Indian Succession Act, the gift to Y would be invalid unless there are at least two other disinterested witness। तो यहाँ तो disinterested witness था ही नहीं, दो ही था, दो में एक वो खुद ही था, ठीक है। तो ये जो विल होगा क्या होगा, इधर का दूसरा सवाल क्या था, इज द विल सफिशिएंटली अटेस्टेड, नहीं, सफिशिएंटली अटेस्टेड कहाँ हुआ फिर, उसके अलावा दो होना चाहिए था ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो डिसइंटरेस्टेड पर्सन उसमें सिग्नेचर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो अटेस्ट किया है जिसमें एक तो खुद बेनिफिशियरी भी है, बराबर। तो यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सवाल है, इज द विल सफिशिएंटली अटेस्टेड, नो। सफिशिएंटली भी अटेस्टेड कहाँ हुआ फिर, दो होना चाहिए जो बिना इंटरेस्ट के हो, यहाँ पे दो है जिसमें इंटरेस्ट भी है, तो नहीं होगा ना। समझ में आया, हाँ। और फिर बोल रहा है कि प्रोविजन बताए, तो प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन 63 में बताया गया है कि कोई भी टेस्टेटर जब कोई विल बनाएगा तो डिसइंटरेस्टेड पर्सन दो विटनेस होने चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियरी को छोड़ के। यहाँ पे बेनिफिशियरी को छोड़ दें तो विटनेस एक ही बचता है, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे बोल रहा है कि गिफ्ट अगर हम किसी को करेंगे तो उसके लिए कितने विटनेस चाहिए, तो दो इंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड विटनेस गिफ्ट करने के लिए लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट इज द विल वैलिड। क्या लगता है आपको, कितने मतलब एक्सटेंट तक ये विल वैलिड है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये जो है इसको वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को एक और विटनेस बुलाना पड़ेगा और उसका अटेस्टेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो विटनेस हो जाएगा ना, तब वो वैलिड हो सकता है। लेकिन अब सिचुएशन में यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि एक और विटनेस वो लाने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका जवाब क्या होगा, जो अभी आपने बोला वही होगा, ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है A by his will bequeathed to B 5,000 rupees and by a codicil to the will bequeathed to him 5,000. How much money B is entitled to receive? Give reason. ठीक है, ये बोल रहा है कि 5,000 रुपया बिक्वित किया गया है, ठीक है। A by his will bequeathed टू बी 5,000, ठीक है। एक विल में जो है बी ने 5,000 बी को जो है बिक्वेटेड टू बी, हाँ, तो ए जो है बाय विल गिफ्ट किया, बिक्वेट किया 5,000 किसको? बी को। एंड बाय अ कोडिसिल टू द विल बिक्वेटेड टू हिम 5,000. हाउ मच मनी बी इज इंटाइटल टू रिसीव? गिव रीजन। क्या लगता है आपको? अरे तो समझ में आया। कोडिसिल क्यों लगा? नहीं नहीं नहीं, कोडिसिल क्यों लगाया जाता है? जब आपके विल में कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, तो उसने जो 5,000 दिया उसका उसने विल बनाया, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि बाद में उसने कोडिसिल लगा के विल को जो है अमेंड किया और फिर जो है वो 5,000 रुपए अगेन उसको विल में लिखा। तो जो 5,000 जो नहीं नहीं जो 5,000 था उसी को अमेंड करके फिर से उसने 5,000 लिखा, क्योंकि कोडिसिल लगाने के बाद वो विल में अमेंड करके अमाउंट वही है, तो इसका मतलब एक ही विल हुआ, ठीक है। विल में उसने 5,000 लिखा था, उसने कोडिसिल लगाया, कोडिसिल का मतलब क्या है कि विल में कुछ चेंजेस किए, लेकिन वापस से उसने विल में 5,000 ही लिखा कि उसको देना है, ठीक है, तो सिर्फ 5,000 उसको देना पड़ेगा। वहां पे उसने कुछ अलग से नहीं दिया है, उसने सिर्फ कोडिसिल लगा के उसमें कुछ प्रोविजन चेंज किए होंगे, लेकिन अमाउंट अभी भी उसने 5,000 ही रखा है। समझ में आया? हेलो? हाँ, तो कोडिसिल आपको नया विल बनाने का अधिकार नहीं देता, आपको उसी विल में चेंजेस कर सकते हो, कुछ अगर वर्ड गलत हो गया तो वो एरर क्लियर कर लो। तो यहाँ पे बोल रहा है उसने 5,000 पहले दिया था, कोडिसिल लगाया, उसने अमेंडमेंट किया, लेकिन अमाउंट अभी भी 5,000 ही है, तो उसको ऐसा नहीं आप समझना कि उसको 10,000 मिलेगा। नो, विल उसने पहले ही 5,000 कर दिया था, अभी उसमें कोडिसिल लगा के उसने कुछ अमेंड किए, लेकिन अमाउंट अभी भी 5,000 ही है, तो उसको सिर्फ 5,000 मिलेगा, ठीक है, उसको 10,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि कोडिसिल विल को अमेंड करने के लिए दिया जाता है। उसमें कुछ आप जो है 5,000 जैसे पहले दिया था तो फिर 5,000 अलग से नहीं दे सकते, उसमें कुछ अमेंड करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो 5,000 अभी भी अमाउंट 5,000 ही रखा है, तो उसको 5,000 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगेसी इज मेड टू थॉमस टू सन ऑफ ब्रदर जॉन, ठीक है। ब्रदर जॉन हैज टू सन, विलियम एंड फर्स्ट सन थॉमस, हु विल टेक लेगेसी? गिव रीजन। अरे इसको भी समझाना पड़ेगा, क्रिटिकल सवाल सब पूछ दिया है यार लास्ट में। लेगेसी इज मेड टू थॉमस, ठीक है, सेकेंड सन ऑफ ब्रदर जॉन। ये ब्रदर जॉन नाम है कि जॉन का भाई है वो? ब्रदर जॉन है तो मुझे लगा भाई जॉन है, नहीं, मेरे हिसाब से ब्रदर जॉन नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है लेगेसी जो है थॉमस को थॉमस के लिए लिखा गया, ठीक है, लेगेसी थॉमस के लिए बनाया गया, थॉमस के नाम से, जो कि सेकंड सन है किसका? ब्रदर जॉन का, ठीक है, ब्रदर जॉन का। अब यहाँ पे बोल रहा है ब्रदर जॉन हैज सेकंड सन विलियम एंड फर्स्ट सन थॉमस, ठीक है, मतलब ये जो दूसरा सन था थॉमस, उससे पहले एक और बेटा था उसका जिसका नाम था क्या? विलियम, ठीक है। पहला सन का नाम था विलियम, दूसरा सन का था नाम थॉमस। थॉमस हु विल टेक अब यहाँ पे बोल रहा है
हु विल टेक द लेगेसी, तो लेगेसी किसके नाम से बना था? थॉमस के नाम से ना, बराबर ना। तो कौन लेगा यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए द लेगेसी स्पेसिफाइज दैट इट इज मिंट फॉर थॉमस, ठीक है, सेकेंड सन ऑफ ब्रदर जॉन, देयरफॉर द लेगेसी क्लियरली आइडेंटिफाइज थॉमस एज द सन ऑफ सेकेंड ब्रदर ऑफ जॉन, तो उसी को जाएगा। लेगेसी जिसके नाम से दिया गया है ना, उसी के नाम से जो है लेगेसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है, देखो क्या किया है, लेगेसी इज मेड टू थॉमस सेकेंड सन ऑफ ब्रदर जॉन, ठीक है। ब्रदर जॉन हैज टू सन, जिसमें एक है विलियम और एक है थॉमस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थॉमस के नाम से तो क्लियरली लेगेसी बना है, तो आपको कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, तो किसको जाएगा लेगेसी? थॉमस को जाएगा। तो रीजन आपको लिखना है कि यहाँ पे लेगेसी में क्लियरली लिखा है कि वो थॉमस के लिए है, तो ब्रदर जॉन का जो लेगेसी होगा वो सीधा थॉमस को जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर जॉन ए क्रिश्चियन डाइज इंटेस्टेड, ठीक है, हाउ हिज प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्रिश्चियन ना, जॉन जो है क्रिश्चियन है और वो मर गया बिना विल बनाए, उसके प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इफ मिस्टर जॉन ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट एंड विडो, ठीक है, उसके पेरेंट हैं और विडो हैं। फिर बोल रहा है इज द चाइल्ड इन द वुम्ब एंटाइटल टू इनहेरिट, तो पहले तो पेरेंट और विडो के बारे बीच में आप कैसे बांटोगे, ये बोल रहा है। तो क्या होगा, विडोड शेयर वुड बी 1/3 प्रॉपर्टी और पेरेंट का भी 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विडो 1/3, फादर 1/3 और मदर 1/3, तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि जो बच्चा वुम्ब में है वो भी इंटाइटल है क्या? तो अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट posthumous children applies. A child in the womb at the time of the father's death is considered a posthumous child and is entitled to inherit property, ठीक है। तो posthumous child होगा वो, क्योंकि उसके एक पेरेंट मर गए ना, तो posthumous child हो गया, और posthumous child को इनहेरिट का जो है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार मिलता है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पारसी वुमेन मैरिज अ पारसी मैन, आफ्टर मैरिज शी लर्न दैट हस्बैंड इज नॉट एबल टू कंजुमेट द मैरिज, ठीक है, वाइफ सीक्स योर लीगल ओपिनियन। ये बोल रहा है कि एक पारसी वुमेन है जो कि पारसी मर्द से शादी करता है, ठीक है। शादी के बाद उसको पता चलता है कि उसके पति को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इम्पोर्टेंट होगा, वो कंजुमेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो चाहती है कि वो आपसे कुछ सलाह ले, तो वो क्या कर सकती है? कैन सी सीक डाइवोर्स? करेक्ट, करेक्ट, वो ले सकती है। इसके बाद दूसरा सवाल है, ऑन व्हाट ग्राउंड सी कैन सीक डाइवोर्स? अभी बोला था ना इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी है ना। हाँ, इम्पोर्टेंस जो है अपने आप में एक रीजन होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या? वो जो मर्द होगा वो नामर्द होगा। सॉरी, मतलब मर्द में मर्द वाली क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर वो ग्राउंड होता है, वो डाइवोर्स ले ले, उसको इंग्लिश में इम्पोर्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहा है आपसे, हाँ किधर गया, कैन सी सीक अ डिक्री ऑफ नलिटी, मतलब उसके शादी को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए वो कर सकती है क्या एप्लीकेशन? हाँ कर सकती है, कि भाई वो कंज्यूमेट ही नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है, तो आप मेरे शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है आपका, हाँ हाँ हाँ, डिक्री ऑफ नलिटी का मतलब है शादी वॉइड कराने के लिए उसने एप्लीकेशन किया था, तो कोर्ट जो है उसके शादी को नलिटी मतलब वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जो डिक्री पास होता है उसको जो है डिक्री ऑफ नलिटी कहा जाता है। नल एंड वॉइड मतलब आपकी शादी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है।
लास्ट सवाल है आपका, ए मुस्लिम हस्बैंड गिव्स तलाक, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी। अगला सवाल है आपका, किधर गया, ए मुस्लिम हस्बैंड गिव्स तलाक टू हिज वाइफ। एक मुस्लिम हस्बैंड है, वो अपने वाइफ को तलाक दे रहा है। इफ हस्बैंड डाइज बिफोर इद्दत, ठीक है, वो अगर इद्दत पीरियड से पहले उसके हस्बैंड मर जाते हैं, क्या क्लेम इनहेरिटेंस एंड वाइस वर्सा? क्या लगता है आपको? Correct. Yes, the wife can claim inheritance if the husband dies before the iddat period is completed. ठीक है, द इद्दत पीरियड डज नॉट प्रिवेंट अ विडो फ्रॉम इनहेरिटिंग हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इद्दत पीरियड उसके इनहेरिट राइट को जो है खत्म नहीं करता है। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इद्दत अपॉन डेथ ऑफ हस्बैंड? क्या होता है डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद जो इद्दत पीरियड का प्रोविजन है वो क्या है? तो यही था ना 4 महीना 10 दिन वाला, वही लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, इफ द हस्बैंड डाइज बिफोर इद्दत कैन द वाइफ क्लेम इनहेरिटेंस? अरे यार, ये सवाल वापिस से लिख दिया हूं। ठीक है, ये हो गया आपका सिचुएशनल। कहीं पे किसी को मसला हो तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट हो तो। नहीं है? अब देखिए, मैं लॉन्ग आंसर जो मैंने आप, हाँ हाँ बोलिए ना। डेथ के बाद 4 महीना 10 दिन, और हाँ, और डाइवोर्स के बाद 3 महीने का। हाँ, मैं बता देखो देखो देखो, मैं लॉन्ग आंसर खोलता हूँ, उसमें क्लियरली मैंने लिखा है, बस एक सेकंड दे दो, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, बस एक सेकंड। आपका एकदम पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, बस 2 मिनट। इसको क्लियर करना पड़ेगा ना यार, लास्ट है ना, तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा। इतना कुछ ग्रुप में आ जाता है ना यार, मेरे ही पीडीएफ मुझे ही नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा लगता है। चलो, मिल गया, देखो। आपका था सवाल नंबर, कौन सा प्रोविजन था आपका? डोमिसाइल वाला किधर था यार अपना? 4, करेक्ट। देखिए 4 में क्या बोल रहा है, अपन देखते हैं। 4 में देखिए, सबसे पहले अच्छे से समझना, सेक्शन 5 में मूवेबल के लिए है, ये सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5, succession to immovable property in India is governed by Indian law, regardless of the deceased domicile at the time of the death। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, ठीक है, तो जो बंदा है वो मरने वाला, उसका डोमिसाइल कहाँ का था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडिया का होगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्लॉज है, वो बोलता है, इन द केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द डिजीज्ड वाज डोमिसाइल्ड एट द टाइम ऑफ द डेथ। ठीक है, ये बोल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां मर रहा है, ठीक है, उस टाइम डोमिसाइल कहां का था, उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थिन लाइन है, समझ में आया ये? हेलो, रिपीट करूं? देखो, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, ये बोल रहा है सेक्शन 5 में प्रोविजन है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ रिगार्डलेस ऑफ द डिजीज्ड डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ द डेथ। मतलब अगर आपका प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, तो आपका मरते समय डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं है।
इंडियन लॉ से वो गवर्न होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के सीन में बोल रहा है, सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द डिजीज्ड वाज डोमिसाइल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। ये बोल रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो जो बंदा जहां मर रहा है, ठीक है, उस समय उसका डोमिसाइल जहां का होगा उस लॉ के हिसाब से उसको गवर्न किया जाएगा। थीन लाइन है, समझ में आया? वापिस से बोल लूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल, देखो देखो एग्जाम्पल बताता हूं मैं हूं, मेरा जो है प्रॉपर्टी, मैं हूं फ्रांस का, ठीक है, लेकिन मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, और सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, और मैं मरा पाकिस्तान, यहाँ पे हूं, कहां पे हूं? फ्रांस में, ठीक है। तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, मेरे फ्रांस में मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो इंडियन लॉ से गवर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल था क्या, कि आप जो भी बंदा डोमिसाइल्ड बंदा है, वो मरा जहां भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डोमिसाइल जहां का था उसके हिसाब से। तो मान के चलिए मैं फ्रांस का वासी हूं, ठीक है, मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, और मैं मरा भी इंडिया में हूं, लेकिन मेरा डोमिसाइल कहां का था मरते समय? फ्रांस का। तो मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में हो या फ्रांस में हो, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? फ्रांस के लॉ से, क्योंकि मेरा डोमिसाइल मरते समय फ्रांस का था। समझ में आया? अरे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बताया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको उसमें डोमिसाइल का कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मूवेबल में डोमिसाइल का असर है। इमूवेबल में जहां वो प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलो इंडिया में है सारा प्रॉपर्टी इमूवेबल, तो इंडियन लॉ से गवर्न होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल। लेकिन मूवेबल में इररिस्पेक्टिव ऑफ डेथ, वो डोमिसाइल जहां का होगा उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मूवेबल के केस में। इमूवेबल दोनों जगह रहेगा तो फिर डोमिसाइल देखा जाएगा। दोनों जगह के लॉ से होगा, फ्रांस का फ्रांस के हिसाब से होगा, इंडिया का इंडिया के हिसाब से होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है ना, लॉ ऑफ द लैंड से होता है। अरे जैसे मान के चलो मेरा प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? घर है, बिल्डिंग है, तो वहां का अलग रूल होगा ना, इंडिया में अलग रूल है, फ्रांस का अलग रूल होगा। मूवेबल का क्या है? कार है, बाइक है, ये सब तो भाई तुम्हारा जैसे है वैसे ले लो तुम, समझ रहे हो? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि भाई तुम्हारा वो प्रॉपर्टी लैंड से जुड़ा है, तो लॉ ऑफ द लैंड जो होगा उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? हाँ हाँ, मूवेबल में डोमिसाइल एसेंशियल है, उसमें जो बंदा मर रहा है ना, उसका डोमिसाइल जहां का होगा ना, मूवेबल प्रॉपर्टी उसका उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और आरती, आपका जो भी डाउट था ना, मैंने कल का लेक्चर लिया था ना, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप एक बार ना वो देख लेना, ठीक है।